हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम एसएससी माइनिंग सरदार, जैसे कि हम इसका क्लास कवर कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। अंतिम MCQ रिवीजन है, बेसिकली एक बार देखना है आपको और चीज़ें क्या क्या चीज़ें आप इससे जान सकते हो, क्या फैक्ट्स आप ग्रैब कर सकते हो इस क्वेश्चंस के दौरान, वो आपको समझ में आएगा। ओके, फिर शुरू करें बिना देरी करते हुए। ऑलराइट, सो SSC MS का यानी कि आपका माइनिंग सरदार का जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है वो आप ले सकते हो। एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसको टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत ही बूस्टर काम करेगा। चाहते हैं जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, मंडे टू फ्राइडे जो है डेली फ्री क्विज होते हैं वो आप अटेंड करिए। बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे शिल्पा सरोज इंस्टाग्राम पे और करियर इन एक्शन को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, चलो तो अब बढ़ जाते हैं, हम सेक्शन सी देखेंगे। हमारा धमाकेदार सीरीज है ये। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 21 जुलाई 1947। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन क्या दिया, अबिंद्रनाथ टाइगर, अबुल कलाम आजाद, पिंगाली वेंकैया या फिर रविन्द्रनाथ टाइगर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया है, जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 21 जुलाई 1947 को। तो हमें सबको पता है कि भाई इनका नेशनल फ्लैग है हमारा, ठीक है, लेकिन किसने डिज़ाइन करा ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। ठीक है, याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट प्रेजेंट 2023। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का स्पेलिंग देख लो, डबल एच है, ठीक है, डबल टी। समझ में आ रहा है? बहुत यहाँ बहुत गड़बड़ होता है, एक एच लगाएंगे डबल टी लगाएंगे, तो ये नहीं है, ये स्पेलिंग याद रखिएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है कि गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पे मैं अपडेट कराना चाहूँगी आपको कि 2023 में जो है अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है रमेश बैस, अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंद्र, भूपेश बघेल। अब यहाँ पे बहुत ही गजब का ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखो, भूपेश बघेल, पहली बात तो ये CM है छत्तीसगढ़ के, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद अनुसुईया उइके की बात करें तो ये अभी फिलहाल की बात करें तो मणिपुर की गवर्नर अपॉइंट करी गई हैं। इसके पहले ये गवर्नर थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन इनको रिप्लेस करके विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये बन गए हैं गवर्नर छत्तीसगढ़। प्रेजेंट टाइम की बात करें, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन ये बन गए गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। अभी की बात करें तो इसके पहले अनुसुईया उइके थी जो कि अभी मणिपुर की गवर्नर है। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको समझ में आना चाहिए ना, डिफरेंस करना आना चाहिए, नहीं कि पहले का लगा के चले आओ, जो क्योंकि हमने तो उसके आगे पढ़ा ही नहीं, तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु वाज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में करेगा आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपको लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आई थिंक इसको सबको पता होगा। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ठीक है, तो इनको मतलब सरदार भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस नेशनलिस्ट थे, इन्फ्लुएंसर थे, लॉयर थे, बैरिस्टर भी थे, है ना। और तो ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के और होम मिनिस्टर भी थे। कब से, 1947 से लेके 1950 तक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनको ये जो टाइटल है ये किसने दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया का। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और जो इंडियन पीपल्स थे उनके दौरान जो है इनको ये टाइटल दिया गया था आयरन मैन का। क्यों दिया गया था, क्योंकि उस समय की जब बात है तब आपको याद होगा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो 562 यानी 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पे उसमें दिखाया, इन्होंने कमिटमेंट करा और इसमें जो है इन्होंने सबको एकजुट करके रखा, मतलब पूरे भारत में एक में मिला के रखा सारे स्टेट्स को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही गजब का स्ट्रेंथ इन्होंने कमिटमेंट जो अपना दिया है ये बहुत ही अलग इनको बनाता है। तो ये इसलिए जो है इनको ये आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टल स्टैम्प इन इंडिया। अब क्वेश्चन आपसे पोस्टल स्टैम्प से पूछ सकता है कि कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पोस्टल स्टैम्प को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सोच सकते हो आप, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने जो है इंडियन पोस्टल स्टैम्प को
क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और ये गवर्नर जनरल थे भारत के कब से कब तक, 1848 से 1856 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको, समझ में आए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्शन होता है लोकसभा का वो हर कितने साल पे होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ओके, तो गजब ये क्वेश्चन है, इसका आई थिंक सब कोई आंसर दे लेगा। बताना चाहूँगी कि 5 साल पे होता है। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन कब होता है, हर 5 साल पे। ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ आती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, लाइक आपका पहला तो आपका लोकसभा होंगे, फिर राज्यसभा होंगे, उसके बाद आपका प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, समझ में आए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इतना बेसिक जानकारी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज फॉर्म ऑन, आप कहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट जो है कब फॉर्म हुआ, 31 अक्टूबर 1999, 1 नवंबर 1999, 31 अक्टूबर 2000, 1 नवंबर 2000। गजब को ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, आप हो सकते हो कंफ्यूज, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक ये है कि पहले आप लिखो MP, फिर लिखो आप छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपने ऐसे लिखा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इसका जो मंथ है ना और जो डेट है वो सेम है। क्या है, 1 नवंबर, क्या है 1 नवंबर, दोनों का डेट सेम है, बस ईयर डिफरेंट है। तो MP जो है पहले फॉर्म हुआ है 1956। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000। ये डेट आपको याद रखना है, ज़बरदस्त है। इस तरीके की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि डेट और मंथ सेम है, 1 नवंबर MP छत्तीसगढ़ का। पहले MP लिखिए फिर छत्तीसगढ़, क्योंकि MP पहले फॉर्म हुआ 1956 को, फिर छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ 2000 में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 नवंबर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ। समझ में आया। अब आगे इसके बाद सेम जो मैंने ऊपर बताया, मध्य प्रदेश स्टेट वॉज फॉर्म हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है CL का 2 स्टेट को कवर करता है, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखो 31 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, तो ये सब झमेला पालने से बेटर है कि हमें जब पता है आंसर से क्या है 1 नवंबर 1956, तो फटाक से आपको उसको मार देना है, सिंपल। ये टाइम बचता है इसमें, अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट आप आंसर पे जाओ, टिक मारो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या कुछ और हो सकता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने जब आपने पढ़ा है और आपको एग्जैक्ट पता है कि इसका आंसर ये है, तो डायरेक्ट आंसर पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। फालतू में टाइम वेस्ट करने से मतलब ही नहीं कोई वहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर कोई अदर जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ लोग आप सोचेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर कर लेगा, या फिर कुछ लोग सोचेंगे चीफ मिनिस्टर तो नहीं करेगा लेकिन गवर्नर कर सकता है। आंसर इसका प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, 1 मई, 5 जून, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो आई थिंक ये सबके दिमाग में घुस गया होगा क्योंकि इतनी बार करा चुके हैं इसको। 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये एकदम घुसा ही देता है कि हाँ भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बताइए। 5 जून याद रखना है, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ, एक सेकेंड, बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन दिया आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने इसको बताया है क्लास में, बहुत बड़ा बताया है, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण कौन सा गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सबसे भयानक जो कॉज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करती है ना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हीट, मतलब जब गर्मी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना, होगा ना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा देखिए कि तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कॉज है। जैसे कि हमें पता है कि CO2 जो है वो क्या शो करता है, ग्रीन हाउस का टेंडेंसी शो करता है ना। तो ये क्या करता है, जब सनलाइट आती है पृथ्वी पर, ठीक है, तो वो तो आती है तो ठीक है, लेकिन ये वापस नहीं जा पाती हैं, मतलब वापस जो अर्थ एस्केप नहीं कर पाती हैं स्पेस में जाके। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाती है, मतलब इनको जो कैप्चर कर लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा।
टेम्परेचर राइज होगा। तो यही एक तरीका है समझने का इसको, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ, एसिड रेन जो है किसका रिजल्ट है? एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बोलते हैं। तो एसिड रेन मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तो एसिड रेन को आप जाइए देखिए आराम से, क्या होता है बेसिकली, इसको एसिड डिपोजिशन बोलते हैं। जनरल फेज में अगर हम बोलें तो मतलब एक ऐसा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ऐसा टाइप का प्रेसिपिटेशन है, मतलब वर्षा होती है एक तरीके से, जिसमें एसिडिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये इसकी वजह से जो है एसिड रेन यानी कि जो अम्ल वर्षा जो होती है वो होने लगती है। ओके, समझ में आ रहा, मतलब किस फॉर्म में होता है, स्नो हो गया, फॉग हो गया, या डस्ट हो गया, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसमें क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2, ठीक है। समझ में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, जब ये एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके जब इन दोनों का मिलन होता है तो क्या होता है? एसिड रेन होता है, ठीक है, एसिड वर्षा यानी कि अम्ल वर्षा हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ताजमहल जैसे एक बड़ा एग्जांपल है कि ताजमहल कैसे वो येलो हो रहा है ना, जो मार्बल से बना हुआ है, तो वो कैसे येलो हो रहा है? तो ये जो आपका इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज से इतना पोल्यूशन निकलता है, तो वो SO2 NO2 जब मिलते हैं फिर ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बना देता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला के फिर ये बनता है एसिड रेन। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो ताजमहल है वो काफ़ी ज़्यादा येलो हो गया है, तो उस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, टोटल लोकसभा राज्यसभा सीट इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो यहाँ पे देखो टोटल लोकसभा और राज्यसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ स्टेट का वो कितना है? 3 लोकसभा राज्यसभा सीट, 3 लोकसभा और 12 राज्यसभा सीट, 11 लोकसभा 5 राज्यसभा, या फिर ऐसा करें। तो देखो मैं यहाँ पे सीधा सिंपल से बता रही हूँ कि कितने लोकसभा राज्यसभा सीट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लोकसभा 11 है, 5 राज्यसभा सीट, ठीक है, याद रखना है इसको, बिल्कुल एकदम लर्न बाय हार्ट कर लो। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, 11 लोकसभा सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो SSCL के एनुअल रिपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, वो जो आप लोगों ने देखा है, तो ठीक है, तो जो एनुअल रिपोर्ट बनाया था SSCL का, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फॉर्मेशन जो है वहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, आप इसको सही कर लीजिए। करेक्शन मैंने किया है PDF में, लेकिन वीडियोज़ में जो है एडिटिंग हो नहीं रही, कटिंग हो नहीं रही है, तो उसको काट नहीं सकते पोर्शन, तो उसको याद रखिएगा 28 नवंबर 1985, ठीक है। SSCL का फॉर्म में आया है 28 नवंबर 1985, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो उसके वजह से मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि उसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उससे ये मत सोचिएगा कि डाटा जो गलत बता रही है ऐसा, फिर वो हो गया, एक मिस्टेक हो गया वहाँ पे, बट वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पोर्शन कट नहीं हो पा रहा। अब पूरा वीडियो डिलीट करना मतलब बेवकूफ़ी होगा। तो आई थिंक इतना समझ लोगे आप लोग। तो कमेंट डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए एक बार, वहाँ पे जो करेक्शन कर दिया जाता है अगर ऐसा कुछ इशू है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो पॉपुलेशन बोल रहे छत्तीसगढ़ का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है? कितना है भाई? 27.93, 18.94 मिलियन, 87.53 मिलियन, या फिर कोई भी नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27.93 मिलियन जो है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। फिलहाल तो अभी हम 2011 सेंसस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 27.93 मिलियन जो पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ओके, समझ में आया? अच्छा, लेकिन अगर हम 2022 के हिसाब से और 2023 के हिसाब से देखें, 2022 मान लो, 2023 छोड़ेंगे नहीं, कुछ 2022 छोड़ देंगे तो क्या पता 2022 का ही क्वेश्चन पूछ ले। 2022 में कितना है? 3.11 करोड़, 3.11 करोड़ अप्रॉक्स, समझ रहे हो। और इसके बाद 2023 में 3.15 करोड़ अप्रॉक्स जो है यहाँ का पॉपुलेशन है। देखो कितना बढ़ गया है, ये देखो 2023 में इतना है, याद रखिएगा। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 27.93 मिलियन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलसी प्लांट्स हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलसी प्लांट्स होता है, आई थिंक सबके ही घर में होगा, उसके अपने मेडिसिनल वैल्यूज हैं, बिल्कुल है। तो उसमें क्या होता है, किसका प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से ऐसा ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है? इनऑर्गेनिक एसिड्स, फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद इटाई डिजीज। इमेज में देख पा रहे हो, ये बहुत ही
भयानक रोग है इटाई डिजीज़, देख पा रहे हो कैसा हो गया है। बेसिकली जो जॉइंट्स होते हैं, जो इटाई डिजीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे किसका एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से ये हुआ, मैं बताती हूँ अभी आगे क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम या फिर कोबाल्ट। तो कौन से एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से, है ना, इटाई डिजीज़ हो जाता है? तो कैडमियम, CD जिसको बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, CD, ठीक है। तो कैडमियम की बात करेंगे तो ये कैडमियम के कारण जो है इटाई डिजीज़ हो जाता है। जब इसका एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो गया ह्यूमन्स में, तो ये फिर आप इटाई डिजीज़ हो सकता है। आप देख पा रहे हो इमेज में ऐसा दिखेगा। तो होता क्या है कि जो इंडस्ट्री पे काम करते हैं, ठीक है, मान लो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जब ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे कैडमियम का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बार इसको जापान में रिकॉग्नाइज किया गया था 1960 के दशक में, समझोगे। तो इटाई डिजीज़ जो है बेसिकली इसको ऑस्टियोमलासिया बोलते हैं, इसमें सीवियर बोन पेन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो बोन्स कैसे इन्फ्लेम पूरे तरीके से, मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे हो गए, है ना, स्ट्रेट नहीं है, और पूरा इस तरीके से ऊपर निकल गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बोन्स को लेकर, स्पेशली बोन्स की वजह से ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो बोन्स आपके पूरी तरीके से वीक हो जाएंगे, आप उठ बैठ नहीं पाओगे, वैसा वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। यहाँ पे कह रहे हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो ये नेशनल पार्क से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है भाई? ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है ना। जो छत्तीसगढ़ से होंगे वो तो फटाक से बता दिए होंगे, है ना। और जो बाकी स्टेट से होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमारे स्टेट में है क्या, ये वाला पार्क तो नहीं सुना है मैंने। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डेप्लीशन। अब ओजोन लेयर डेप्लीशन जो है ये भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ओजोन लेयर डेप्लीशन देखना है तो आप जाइए UPPSC माई इंस्पेक्टर वाली क्लास में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डेप्लीशन के लिए? मतलब एक तरीके से कहे जाए कि ओजोन होल सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है ओजोन लेयर, उसकी वजह से ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है। तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया NH3। कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक ये भी आई थिंक सबको बता ही लेगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा सकते हैं, मैं जान रही हूँ ना। कुछ लोग SO2 भी लगा देंगे, एमोनिया रह जाएगा कि हाँ एमोनिया थोड़ी होगा। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, ये वही CFCs हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, आपके AC से निकलता है। आराम से AC में बैठे हुए हैं, बाहर खूब लू चल रहा है, गर्म एकदम, मत पूछो, आग का गोला। तो ये CFCs, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब इसी से निकलते हैं, AC से। रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, कूलिंग एजेंट जो भी है वो सब से, समझ रहे हो। तो CFCs की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इसको रेफ्रिजरेंट में ही देखा जाता है, रेफ्रिजरेंट में ही ये ज़्यादातर निकलता है। सबसे पहले ये कंफर्म किया गया 1980 में कि भाई मेन सोर्स जो है ओजोन लेयर को हार्म करने का वो CFCs ही है, ठीक है। जिसके वजह से आपका क्लाइमेट चेंज भी होता है, ग्रीन हाउस गैस है ही ये CFCs, जिसके वजह से ये क्लाइमेट चेंज में भी मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हु वाज द फादर ऑफ चिपको मूवमेंट इन 1973। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका। पहला तो चिपको मूवमेंट के फादर हैं कौन? सांबाजी, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमते, मेधा पाटकर। सुंदरलाल बहुगुणा इस राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको मूवमेंट के फादर हैं। बहुत बढ़िया। कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था, याद रहेगा। 1973 डेट इंपॉर्टेंट है, चिपको मूवमेंट। ओके, तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन जो है, कटिंग ऑफ ट्रीज, उसको जो है बेसिकली लोग रोक रहे थे, उसके अगेंस्ट में थे। पेड़ को नहीं काटना है, उन लोगों जो है पेड़ से ही पूरा चिपक गए थे, मतलब पेड़ से लिपट गए थे कि पेड़ को नहीं काटना है। इस तरीके से इन्होंने पहला मूवमेंट चलाया था, दैट इज चिपको मूवमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया 2023। तो कहते हैं कितने रामसर साइट हैं भारत में 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25, 49, 68 या फिर 75। तो अभी तो सबको पता होगा कि 49 थे, लेकिन तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही की बात करें तो 75 रामसर साइट्स हो जाएंगे। तो अभी हाल ही में भारत में क्या है, 11 मोर वेटलैंड्स ऐड हुए रामसर साइट्स भारत में। तो अभी टोटल मिला के जो है 75 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ये आंकड़ा याद रखना है, 75 रामसर साइट्स हैं भारत में। ओके, क्वेश्चन 20 है, एट प्रेजेंटली हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया 2023। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क कितने हैं भारत में अभी के हिसाब से देखें तो 100, 106, 109, 122।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 106 टोटल आपके नेशनल पार्क्स हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको, टोटल 106 नेशनल पार्क। ओके, क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कहता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है? विंड पावर, कोल, बायोगैस, टाइडल पावर। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वेंशनल एनर्जी होता क्या है। कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी है जिसको आप फिर से रीयूज ना कर सको, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से ये कह लो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी तो पढ़ा होगा ना आपने। तो नॉन रिन्यूएबल जिसको आप फिर से यूज़ ना कर सको, फिर से बना ना सको, ठीक है, ऐसा। तो कन्वेंशनल सोर्स में आपके जैसे कि आपका मान लीजिए, मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, आप बता भी दे रही हूँ, कोल हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, है ना, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, या फिर और जो है वो सारे जो है आपका कन्वेंशनल सोर्स में आ जाएंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है विंड पावर, तो ये क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल है, यानी रिन्यूएबल है। कोल, बायोगैस, टाइडल पावर, ये भी नॉन कन्वेंशनल है। बायोगैस नॉन कन्वेंशनल। बचा आपका क्या? कोल। तो कोल क्या है आपका? कोल तो कन्वेंशनल एनर्जी है, यानी यहाँ पर की नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। समझ में आया? आया समझ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। देखो यहाँ विंड पावर तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, सोलर पावर हो गया आपका, है, विंड हो गया, टाइडल हो गया, उसके बाद आपका जियो थर्मल हो गया। ये सारे आपके जो है किस में आ जाएंगे? इसमें आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ जाएंगे। ओके, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, रेक्टिव लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच कंट्री। अरे कुछ पता हो चाहे ना हो, कोई लाइन पता हो चाहे ना हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रेडक्लिफ लाइन, तो ये रेडक्लिफ लाइन जो है बाउंड्री है किस 2 कंट्री के बीच में? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया अफगानिस्तान। मैं इतना मान सकती हूँ कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं लगाओगे कोई, इंडिया चाइना लगा सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है इंडिया, जिनको बिल्कुल आइडिया होगा वो लगाएंगे इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री है वो रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है सर, रेडक्लिफ के द्वारा जो है इसको, इस लाइन को, इस बॉर्डर को बनाया गया, तो याद रखिएगा रेडक्लिफ लाइन ही के नाम पे फिर ये रेडक्लिफ लाइन बन गया है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा लाइन है? फिर मैकमोहन। कौन सा लाइन है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मैकमोहन लाइन है। इसको बिल्कुल दोनों पे अंतर समझिए, रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। समझ में आए? आगे बढ़ें, क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। कहता है कि जो ऐसा स्टेट जो बॉर्डर शेयर नहीं करता छत्तीसगढ़ के साथ, ये बोल रहा है। नॉट आपको देखना है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ का पहले तो हम मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है ना आपका ऐसे है, मैं बाहर आप शॉर्ट में दिखा रही हूँ ऐसे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो है इधर क्या है आपका? झारखंड है। क्या है? झारखंड है। इधर क्या है? उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है किस स्टेट से? उड़ीसा से। ठीक है, नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। ओके, इधर क्या है? तेलंगाना है। इधर क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, इधर क्या है? एमपी, और इधर उत्तर प्रदेश, यूपी। समझ में आ गया, है ना। बिहार तो इधर में है, तो यहाँ पे ये बाहर हो जा रही है, दोनों से सटा हुआ है, तो ये नहीं होगा, तो बिहार तो हटा ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। मतलब जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यूपी करता है, बिल्कुल करता है। ये देखो ना, यहाँ एमपी है, तो एमपी करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ये क्या है? एमपी। उड़ीसा, ये तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो सारा ही ऑप्शन सही होगा। बचा आपका बिहार, जो कि मैंने अभी बताया कि बिहार जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं शेयर करता बॉर्डर, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले ये 2-3 बार बनाओगे ना तो बॉर्डर तो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एमपी का भी कर लीजिए तो बहुत ईजी हो जाएगा समझ आए। ठीक, अब इसको रब कर दे रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। एक मिनट थोड़ा सा रंगीन कर दे इसको। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर। अब कहता है कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत का वो कौन सा माउंटेन है? अरावली, विंध्या, सतपुरा या फिर नीलगिरी हिल्स, कौन सा है? तो देखो यहाँ पे दोस्तों, अरावली रेंज जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत का। समझ रहे हो? ये कहाँ से रन करता है? ये जैसे आपका ये मैप है, मान लीजिए ये आपका मैप, ठीक, राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे है, तो राजस्थान और हरियाणा यहाँ पे, हरियाणा, तो राजस्थान से हरियाणा इस बीच में जो है ये अरावली रेंज आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ये याद रखना है आपको। अरावली रेंज जो है ये मतलब एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये अरावली रेंज जो है ये मोस्ट पॉपुलर माउंटेन रेंज है।
जिसको मेवात हिल से भी लोग जानते हैं, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 25 है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। सिंगरौली बिकेम्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन विच ईयर। कहता है कि सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट किस साल बना है, 2005, 2008, 2018 या फिर 2019। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि 2008 आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो सिंगरौली जो है 2008 में एमपी का डिस्ट्रिक्ट बना है, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिंगरौली को एनर्जी सिटी यानी ऊर्जा नगरी कहते हैं। इससे मैं फैक्ट्स बहुत सारी चीज़ें बता दूँ आपको कि ये डिस्ट्रिक्ट बना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, 50वां डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, एमपी का 50वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। किससे इसको कार्व आउट करके बनाया गया है, सीधी, पहले सीधी डिस्ट्रिक्ट था, इससे निकाल के सिंगरौली बनाया गया है, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मई 2008, पूरा ही डेट बता दे रही हूँ आपको, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है 136 मीटर थिक कोल लेयर है सिंगरौली में, याद रखिएगा, 136 मीटर थिक कोल लेयर है, समझ में आया। अच्छा, तो ये एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट को भी टच करता है सिंगरौली, एक तरीके से कहें तो हम लोग जो है बॉर्डर पर रहते हैं। अगर सिंगरौली और एमपी और यूपी की बात किया जाए इसके रेफरेंस में सिंगरौली के, तो ये पूरा बॉर्डर शेयर करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, मुझे लगता है कि 15 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट भी नहीं, हाँ 15 मिनट मान सकते हैं, 15 मिनट लगेगा, उतना से दूर जो है यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो सिंगरौली जो है ये टच करता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उससे बॉर्डर शेयर करता है, मतलब टच करता है एक तरीके से, समझ में। आगे बढ़े, काफ़ी सारी जानकारी हो गई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ छत्तीसगढ़। तो कौन सी रिवर को गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, महानदी रिवर, खाखन रिवर या फिर इंद्रावती या फिर दूध रिवर। तो यहाँ बताना चाहूँगी कि महानदी रिवर जो है अपना, इसको गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ठीक है। फेमस जो गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ यही है। कहाँ से ये फ्लो करती है, जो सिवाहा रेंज है धमतरी वे, वहाँ से ये फ्लो करती है, याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, माउंट जोपिनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ये आप सुना ही नहीं होगा आपने, कुछ लोग तो बोलेंगे अरे मैं कहाँ में क्वेश्चन दे रही, कौन सा माउंट है, लेकिन ये भारत में ही है, इसलिए मैं आपको दी हूँ इसमें क्वेश्चन। माउंट जोपुनो, ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो ये सिक्किम में है माउंट जोपुनो, याद रखिएगा, कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 28, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन विच स्टेट। तो एसटी ट्राइब्स यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी। तो ये जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसका जो है एसटी का, वो किस स्टेट में है, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कहेंगे कौन मेरा खिड़की ले रहा है ना, ऐसे 3 ऑप्शन दे दो, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश भी दे दो, तो इंसान कंफ्यूज तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बता दो कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है वो आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, समझ में आया, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। अब कहता है जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत का वो क्या है, क्या नाम है उसका, कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर नंदा देवी। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक बोल रहा है कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर नंदा देवी। मैं बताना चाहूँगी कि आपका सबसे हाईएस्ट पीक अगर बोले तो K2 लगाओगे, इसको क्या बोलते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 जो है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगा, ओके। इसको चाइनीज को गिर फेंग भी बोलते हैं, जिसको जैसे मैंने बताया आपको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। लोकली इसको डपसंग और छोगोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जब आपसे बोले कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, तब आपको माउंट एवरेस्ट लगाना है, ठीक है। लेकिन जब बोले कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तब आपको K2 लगाना है, याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन में 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, LPG इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। तो LPG सबको पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सबको पता है। इसी से रिलेटेड एक CNG भी है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कौन सा मिक्सचर होता है, मीथेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन या फिर इथेन ब्यूटेन। तो बताना चाहूँगी आपको इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मेनली क्या क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है LPG में। तो ये बेसिकली जो है, ये जो गैस है प्रोपेन ब्यूटेन, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होता है इसमें, इसीलिए जो है इसमें मिथाइल मर कैप्टन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिथाइल मर कैप्टन, ठीक है, ये इसमें ऐड किया जाता है, स्मेलिंग एजेंट है ये एक तरीके से, इसको ऐड किया जाता है, तभी आपको जब गैस लीक होता है तब आपको स्मेल नहीं आता है कि भाई गैस लीक हो रहा है। तो वही है, ये गैस जो है मिथाइल मर कैप्टन, इसको मिलाया जाता है उसमें, ताकि आपको जो अगर मान लो लीक हो रहा है गैस, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई लीक हो रहा है, ठीक है, समझ में आए। मिथाइल मर कैप्टन याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कौन सा गैस मिलाया जाता है स्मेलिंग एजेंट के तौर पे, ताकि आपको लीक हो गैस तो समझ में आए, ऐसा, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कैसे लगे क्वेश्चन बताइएगा ज़रूर। बाकी इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर रिवीजन अपना फटाफट कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम के पहले। अच्छा, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और फिर मिलेंगे आपसे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू द नेक्स्ट क्लास।